Welcome to Code and Capital. नमस्कार। आज हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की पड़ताल कर रहे हैं और सवाल ये है कि क्या एक पुरानी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की आत्मा वाला बैंक सच में एक फुर्तीला कस्टमर प्रेमी रिटेल बैंक बन सकता है। हमारे पास बैंक की 2022-23 और 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट्स हैं और हम इन्हीं के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक विलय की कहानी नहीं है, ये एक पहचान बदलने की जंग है। बिल्कुल, और ये पहचान बदलना आसान नहीं होता। 2018 में जब आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट का विलय हुआ तो दो अलग-अलग दुनियाएं एक साथ आईं। एक तरफ था आईडीएफसी बैंक जो बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लोन देता था, सड़कें, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स। दूसरी तरफ थी कैपिटल फर्स्ट जो छोटे उद्यमियों, किराना दुकानदारों, मतलब आम लोगों को लोन देने में माहिर थी। कागज पर यह एक परफेक्ट मैच लगता था ना, लेकिन असल में इसे चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो 2018 में दो अलग-अलग कंपनियों के मिलने से ये बैंक बना। किसी भी विलय के बाद शुरुआती कुछ साल तो मुश्किल होते ही हैं। तो जरा देखते हैं कि कागज पर यानी आंकड़ों में ये कहानी कैसी दिख रही है। क्या शुरुआती झटकों के बाद गाड़ी पटरी पर आई? चलिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के आंकड़ों से शुरू करते हैं। यहाँ तस्वीर काफी अच्छी दिखती है। बैंक का पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,437 करोड़ रुपए था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 66% का जबरदस्त उछाल आया। 66%? वाह, हाँ, और वो 4,607 करोड़ पर पहुंच गया। और उनकी लोन बुक मतलब कुल दिए गए कर्जे 24% बढ़कर लगभग 1.6 लाख करोड़ के हो गए। तो हाँ, उस साल गाड़ी पटरी पर दौड़ती हुई नजर आ रही थी। 2023 के आंकड़े तो शानदार हैं, लेकिन अक्सर ऐसी तेज ग्रोथ मतलब टिकाऊ नहीं होती। क्या बैंक ने इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए अपनी एसेट क्वालिटी यानी दिए गए लोन्स की गुणवत्ता से कोई समझौता किया, या ये मोमेंटम 2024-25 में भी बना रहा? बढ़कर 2.4 लाख करोड़ रुपए के पार चले गए हैं। लेकिन जो ज्यादा जरूरी बात है वो है डिपॉजिट्स। बैंक में लोगों का पैसा जमा करना 25.7% बढ़ा। अच्छा, ये दिखाता है कि लोग बैंक पर भरोसा कर रहे हैं। और आपके सवाल का जवाब एसेट क्वालिटी पर। उनका ग्रॉस एनपीए 1.87% और नेट एनपीए सिर्फ 0.53% पर स्थिर रहा। बैंकिंग की दुनिया में ये बहुत ही स्वस्थ नंबर माने जाते हैं। रुकिए, ये डिपॉजिट वाला आंकड़ा कमाल का है, 25% की बढ़ोतरी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, ये पैसा कहाँ से रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक ने कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स को अच्छी डील देकर अपना डिपॉजिट बेस बढ़ा लिया हो, जो उतना स्थिर नहीं माना जाता, क्योंकि वो पैसा जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी निकल भी सकता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यहीं पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की असली कहानी छिपी है। उन्होंने सिर्फ डिपॉजिट्स नहीं बढ़ाए, उन्होंने अपनी पूरी बुनियाद बदल दी है। दिसंबर 2018 में जब विलय हुआ था, तब उनके कुल डिपॉजिट्स में आम लोगों यानी रिटेल डिपॉजिट का हिस्सा सिर्फ 9% था। सिर्फ 9%? हाँ, सिर्फ 9%। बाकी 91% पैसा बड़े संस्थानों और बॉन्ड से आता था, जो महंगा भी था और अस्थिर भी। मतलब बैंक की नींव लगभग पूरी तरह से बड़े और अस्थिर कर्जों पर टिकी थी। एग्जैक्टली। लेकिन मार्च 2025 तक ये 9% का आंकड़ा बढ़कर 67% हो गया है। 67%? 67%, ये एक जबरदस्त बदलाव है। उन्होंने अपनी महंगी पुरानी उधारी को सस्ते और ज्यादा स्टेबल रिटेल डिपॉजिट से रिप्लेस कर दिया है, एंड दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। ये उनके पूरे बिजनेस मॉडल को ज्यादा स्टेबल बनाता है। तो इसका मतलब यह है कि बैंक अब कुछ बड़े अस्थिर खंभों पर निर्भर नहीं है, बल्कि आम लोगों के छोटे-छोटे भरोसेमंद डिपॉजिट्स की नींव पर खड़ा हो रहा है। ये तो एक तरह से बैंक की पूरी बुनियाद को ही बदल देना हुआ है ना। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये भरोसे का एक बड़ा दाव है। बिल्कुल, और ये भरोसा जीतने के लिए ही उन्होंने अपनी कस्टमर फर्स्ट की सोच को अपनाया है। राइट। उनके एमडी और सीईओ वी वैद्यनाथन अपनी रिपोर्ट्स में बार-बार एथिकल बैंकिंग और सरल शुल्क की बात करते हैं। सुनने में ये मतलब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये वाकई अनोखा है? आजकल तो कई फिनटेक कंपनियां और नए बैंक भी ऐसे दावे करते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट ऐसा क्या अलग कर रहा है जो सिर्फ एक मार्केटिंग कैंपेन बनकर न रह जाए? हाँ, आपका सवाल सही है। उनका जो सबसे बड़ा कदम है वो है पारदर्शिता। रिपोर्ट में उन्होंने मजाक में लिखा है
कि पहले ग्राहकों को बैंक की फीस समझने के लिए कैलकुलेटर वाला गणितज्ञ बनना पड़ता था। उन्होंने उन सब जटिल शुल्कों को खत्म कर दिया। आप जानते हैं, ये वैसा ही है जैसे आप एक फोन प्लान लेते हैं और बिल आने पर पता चलता है कि उसमें 10 तरह के छिपे हुए चार्ज थे। बैंक ने कहा, हमारा मेन्यू सिंपल होगा, जो लिखा है वही मिलेगा। ये छोटा लेकिन भरोसे के लिए बड़ा कदम है। और प्रोडक्ट्स के लेवल पर क्या वहां भी ये कस्टमर फर्स्ट वाली सोच दिखती है? हाँ, वहां भी दिखती है। जैसे सेविंग्स अकाउंट पर हर महीने ब्याज देना। ज्यादातर बैंक तिमाही ब्याज देते हैं, तो यहाँ ग्राहकों को थोड़ा ज्यादा फायदा होता है। उनके क्रेडिट कार्ड पर कोई मिनिमम स्पेंडिंग की शर्त नहीं है और विदेश में इस्तेमाल करने पर फॉरेक्स मार्कअप फीस भी बहुत कम है। यहाँ तक कि विदेश में पैसे भेजने पर 0 फीस। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये दिखाती हैं कि उनकी सोच ग्राहक के नजरिए से है। हाल ही में उनका एक नया कार्ड भी आया है, FRRST ईयर्न रुपे क्रेडिट कार्ड। उसकी क्या खासियत है? वो एक दिलचस्प प्रोडक्ट है। वो फिक्स डिपॉजिट के बदले में दिया जाने वाला क्रेडिट कार्ड है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों का क्रेडिट स्कोर नहीं है या कम है, वे भी FD रखकर क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा सकते हैं। अच्छा। हाँ, और अपना क्रेडिट स्कोर बना सकते हैं और उस पर UPI पेमेंट्स पर कैशबैक भी मिलता है। तो ये वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ावा देता है और डिजिटल पेमेंट्स को भी। तो ये कस्टमर फर्स्ट की बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं और आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि लोग बैंक से जुड़ रहे हैं। लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब कोई संकट आता है। और 2024-25 की रिपोर्ट में तो एक बड़ा संकट साफ दिख रहा है। मुनाफे में 48% की गिरावट, PAT सीधे 2437 करोड़ से घटकर 1525 करोड़ पर आ गया है। क्या इस संकट ने बैंक की कस्टमर फर्स्ट विचारधारा की परीक्षा ली, खासकर उनके सबसे छोटे ग्राहकों के मामले में? बिल्कुल। और ये संकट आया उनके माइक्रो फाइनेंस यानी MFI पोर्टफोलियो से। पहले ये समझना जरूरी है कि MFI काम कैसे करता है। ये बैंकिंग का वो हिस्सा है जो देश के सबसे दूर-दराज और गरीब इलाकों तक पहुंचता है। बैंक के कर्मचारी हर महीने गांव और छोटे कस्बों में एक तय दिन पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और कैश में लोन की किस्तें जमा करते हैं। ये बहुत ही पर्सनल, हाई टच मॉडल है। और इस मॉडल में अचानक ऐसा क्या गलत हो गया कि मुनाफा सीधा आधा रह गया? वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही में कुछ बाहरी कारणों की वजह से कलेक्शन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। रिपोर्ट में विस्तार से नहीं बताया गया है कि ये कारण क्या थे, लेकिन अक्सर ऐसे इलाकों में स्थानीय मुद्दे, राजनीतिक माहौल या अफवाहें भी कलेक्शन को प्रभावित कर सकती हैं। नतीजा ये हुआ कि MFI पोर्टफोलियो में NPA यानी बुरे कर्जे अचानक बहुत तेजी से बढ़ गए। और जब NPA बढ़ते हैं तो RBI के नियमों के मुताबिक बैंक को मुनाफे में से एक बड़ा हिस्सा प्रोविजनिंग यानी संभावित नुकसान की भरपाई के लिए अलग रखना पड़ता है। इसी वजह से उनका नेट प्रॉफिट आधा हो गया। तो बैंक ने संकट से निपटने के लिए क्या किया? सिर्फ घाटा सहकर बैठ गए या कोई ठोस कदम भी उठाए? क्योंकि यहाँ तो उनके सबसे छोटे और शायद सबसे जरूरतमंद ग्राहक दांव पर थे। नहीं, उन्होंने इस पर तेजी से काम किया। सबसे पहले उन्होंने जोखिम को तुरंत कम करने के लिए अपनी MFI लोन बुक का साइज 28% घटा दिया। मतलब नए लोन देने में थोड़ी सावधानी बरती और पोर्टफोलियो को 13,344 करोड़ से घटाकर 9,571 करोड़ रुपए पर ले आए। और सुरक्षा के लिए क्या किया? क्योंकि ये समस्या तो दोबारा भी आ सकती है, सही? बिल्कुल। उन्होंने एक बहुत जरूरी और रणनीतिक कदम उठाया। जनवरी 2024 से उन्होंने नए MFI लोन को CGFMU स्कीम के तहत इंश्योर करना शुरू कर दिया। CGFMU ये क्या है? CGFMU का मतलब है क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। सरल भाषा में ये छोटे लोन्स के लिए एक सरकारी बीमा योजना है। अगर कोई लोन नहीं चुका पाता तो सरकार का ये फंड बैंक के नुकसान की भरपाई करता है। अब उनका 66% MFI पोर्टफोलियो इस स्कीम के तहत कवर है। अच्छा, 66%? हाँ, इसका मतलब है कि अगर भविष्य में कोई डिफॉल्ट होता है तो बैंक को उस लोन की लगभग 72% राशि इस फंड से वापस मिल जाएगी। ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। ये तो एक बड़ा सुरक्षा कवच है। तो इस संकट से ये भी सबक मिलता है कि सामाजिक बैंकिंग या वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों और शेयर धारकों के लिए मुनाफा कमाने के बीच एक बहुत ही महीन संतुलन साधना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये भारतीय बैंकिंग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।
प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत आपको एमएफआई जैसे क्षेत्रों में लोन देना ही है, लेकिन वहां जोखिम भी ज्यादा होता है। इस संतुलन को साधना ही एक अच्छे बैंक की पहचान है। तो इस बड़ी चुनौती से सीखते हुए बैंक के लिए आगे का रास्ता क्या है? भविष्य के लिए उनकी रणनीति क्या है? क्या उन्होंने कोई बड़ा बदलाव किया है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो उनकी भविष्य की रणनीति 4 मुख्य स्तंभों या पिलर्स पर टिकी है। पहला है पोर्टफोलियो रणनीति। वो अब प्राइम कस्टमर्स की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे होम लोन, कार लोन और अच्छी रेटिंग वाली कंपनियों को लोन देना। लेकिन साथ ही वो अपनी उस खासियत को नहीं छोड़ना चाहते जो उन्हें कैपिटल फर्स्ट से विरासत में मिली है। यानी किराना दुकानों और छोटे व्यवसायों को उनके कैश फ्लो के आधार पर लोन देना। मतलब सुरक्षा और ग्रोथ के बीच एक बैलेंस। उन्होंने इसके लिए कोई लक्ष्य भी रखा है? हाँ, उन्होंने एक 2-1-2 फॉर्मूला का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब है ग्रॉस एनपीए को 2% से नीचे रखना, नेट एनपीए को 1% से नीचे रखना और प्रोविजनिंग कवरेज यानी बुरे लोन के लिए की गई तैयारी को लगभग 2% पर बनाए रखना। यह एक तरह से बैंक के स्वास्थ्य का बेंचमार्क है जिसे वो हासिल करना चाहते हैं। ये तो हुआ पहला स्तंभ। दूसरा क्या है? दूसरा स्तंभ है डिजिटल फर्स्ट बैंक, और ये अब सिर्फ एक नारा नहीं, हकीकत बन चुका है। आज बैंक के 98.7% लेन देन डिजिटल चैनलों के माध्यम से होते हैं। 98.7%? जी हाँ, वो अब क्लाउड टेक्नोलॉजी, माइक्रो सर्विसेज और एडवांस्ड एपीआईज जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ग्राहकों को एक स्मूथ अनुभव मिले। रिपोर्ट में एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि इस डिजिटलीकरण की वजह से उन्होंने 100 मिलियन यानी 10 करोड़ कागज की शीट बचाई हैं। अरे वाह, ये पर्यावरण के लिहाज से भी एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। और तीसरा स्तंभ ईएसजी से जुड़ा है, जैसा कि आजकल हर बड़ी कंपनी के लिए जरूरी हो गया है। हाँ, और वो इसे काफी गंभीरता से ले रहे हैं, ऐसा लगता है। सही। तीसरा स्तंभ है ईएसजी पर फोकस। ईएसजी का मतलब है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। S&P और सस्टेनालिटिक्स जैसी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने उनकी ईएसजी रेटिंग में सुधार किया है। और ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए ऑफिस में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की सुविधा दी है और कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए वर्कशॉप भी आयोजित किए हैं। ये दिखाता है कि वे सिर्फ नियमों का पालन नहीं कर रहे, बल्कि वाकई में एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट बनना चाहते हैं। और आखिरी स्तंभ, जो शायद निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चौथा और आखिरी स्तंभ है ऑपरेटिंग लिवरेज। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसे आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने एक बड़ी फैक्ट्री लगा दी। शुरुआती खर्चा बहुत ज्यादा है, जमीन, मशीनें, बिल्डिंग। लेकिन एक बार फैक्ट्री चल पड़ी तो हर नया प्रोडक्ट बनाने का अतिरिक्त खर्चा बहुत कम आता है। अच्छा। बैंक ने भी पिछले कुछ सालों में अपनी फैक्ट्री बना ली है। ब्रांच का नेटवर्क, टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म, नए प्रोडक्ट्स, इस पर बहुत निवेश हो चुका है। अब जैसे जैसे नए ग्राहक जुड़ेंगे, हर ग्राहक पे होने वाला खर्च कम होता जाएगा और मुनाफा ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। इसी को ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। बैंक को उम्मीद है कि आने वाले सालों में इस शुरुआती निवेश का बड़ा फायदा मिलेगा और उनका कॉस्ट टू इनकम रेशो कम होगा। तो आज की इस पड़ताल से ये साफ है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बहुत बड़े और मुश्किल बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ कस्टमर फर्स्ट की एक मजबूत सोच है, डिजिटल इनोवेशन पर जोर है, और दूसरी तरफ माइक्रो फाइनेंस जैसे संकट से सीखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश है। भविष्य के लिए उनकी रणनीति भी काफी स्पष्ट और संतुलित लगती है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है, जो सिर्फ इस बैंक के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए है। हमारे देश में वित्तीय समावेशन यानी एमएफआई लेंडिंग जैसी चीजें एक जरूरत भी है और एक रेगुलेटरी अनिवार्यता भी। लेकिन इसके साथ ही बैंकों पर शेयर होल्डर्स के लिए लगातार और स्थिर मुनाफा देने का भी दबाव होता है। इन दोनों के बीच एक मौलिक तनाव हमेशा बना रहता है। एक विश्व स्तरीय बैंक बनने का दावा करने वाला संस्थान इस तनाव को कैसे संतुलित करता है, खासकर तब जब बाहर से आए झटके आपकी सबसे अच्छी रणनीतियों को भी हिला सकते हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आने वाले समय में इस संतुलन को कैसे साधता है।